इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और IBRD जिसको हम वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1944 में। आज हम IMF के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स की संस्थाएं, और दोनों को जो है ट्विंस भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि, इसमें भारत के भी प्रतिनिधि शामिल थे, इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। इसका तत्कालिक उद्देश्य क्या था ये देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना इसका उद्देश्य था तत्कालिक। और क्या क्या चीजें हैं देखिए, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। जब तक कोई देश, अब देख लेते हैं कैसे इसकी सदस्यता मिलती है। जब तक कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है, अगर वो कोई ऐसा देश है जो IMF का सदस्य नहीं है, तब तक उसे वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की शाखा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसी को मैं बोल रही हूँ। विश्व बैंक की शाखा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD में सदस्यता नहीं मिलती है। समझ में है? अगर IMF का नहीं है तो वर्ल्ड बैंक में उसमें नहीं मिलेगी, IBRD में आपको सदस्यता नहीं मिलेगी। IMF की संरचना की बात करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर का मनोनयन किया जाता है। एक गवर्नर का क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं, और गवर्नरों को मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाता है। इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उनके द्वारा ही IMF का प्रबंधन और संचालन देखा जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। मुख्य गवर्नर होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर। मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में उस देश का प्रतिनिधित्व वैकल्पिक गवर्नर द्वारा किया जाता है। समझ में आया? और इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, इसमें एक जो है कौन होगा? MD होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसमें 24 एग्जीक्यूटिव होंगे और 190, ये जो 190, पहले इसमें 189 थे, 190वां जो सदस्य है वो है एंडोरा। कौन है? एंडोरा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में था। तो 190 में से इन 24 का भी चयन होता है, और एक MD होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से हैं, बुल्गारिया की हैं। और क्या बताऊं मैं, उसकी राजधानी क्या है? बुल्गारिया की सोफिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF की सर्वोच्च संस्था पर अधिकांश कार्य कार्यकारी बोर्ड करता है। कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया संपादित होता है, और कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रबंध संचालक की भी नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट, प्रबंध संचालक की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। प्रबंध संचालक का कार्यकाल कब का होता है? 5 इयर्स का होता है टेन्योर। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, 5 इयर्स, बुल्गारिया से है, राजधानी है सोफिया। पहली बार किसी विकासशील, ये डेवलपिंग कंट्री है, आपको पता है बुल्गारिया, विकासशील देश का प्रतिनिधि IMF का MD और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रमुख बना है, जो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 24 होते हैं उनका प्रमुख। 190 में से ही जो होते हैं उनको 24 उन्हीं में से चुने जाते हैं। जो 190 हैं, टोटल कितने सदस्य देश हैं? 190 हैं, और ये 24 उसी में से चुने जाते हैं। समझ में आया? कोटा की बात कर लेते हैं। देखिए, IMF के निर्माण में जिन राष्ट्रों ने जितना ज्यादा दान दिया है, उनको उतना ही ज्यादा
उनको मत देने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका है, यूएसए, उसका 70% उसने दान दिया है, तो उसका मतदान कितना होगा? 70% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने। अब सेकंड पे कौन आता है? जापान। जापान का कितना है? 6.46, चाइना का है 6.3, जर्मनी का है 5.5, फ्रांस का है 4.225, यूनाइटेड किंगडम का है 4.225 और इटली का है 3.15। तो सबसे ज्यादा किसका? यूएसए का, एंड देन जापान का है। ठीक है, भारत 8वें स्थान पर है, याद रखिएगा 2.749, और रशिया 2.315। तो भारत का स्थान क्या है ये याद करिएगा, कोटा में 8वें स्थान पर है। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। इसकी मुद्रा है, ये एक पेपर गोल्ड भी होता है, और आपको बता दूं ये वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, इसमें नोट नहीं मिलता। इतनी बात क्लियर? चलिए, स्पेशल ड्राइंग राइट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय नकदी की समस्याओं को दूर करने के लिए हर 5 वर्ष में एसडीआर का निर्धारण होता था। 1971 से पहले ये क्या करते थे? डॉलर को मानते थे, लेकिन अब जब डॉलर को ये लोग अपनी करेंसी मानते थे तो डॉलर इन्हीं के हिसाब से छापना पड़ता था। तो अमेरिका ने उसने मना कर दिया कि हम अपने डॉलर को यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, और फिर इसने खुद की अपनी एक मुद्रा बनाई जिसको हम एसडीआर बोलते हैं। आईएमएफ में अपनी करेंसी एसडीआर बनाई, और यह वर्चुअल करेंसी है, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। यह विशिष्ट आहरण अधिकार है। क्या है? विशिष्ट आहरण अधिकार है। आईएमएफ के अंदर जो हम लोन लेते हैं उसी को ही हम एसडीआर बोलते हैं। तो समझ में आया? पहले ये यूएस डॉलर यूज करता था और अमेरिका ने मना कर दिया, बाद में इसने खुद की अपनी करेंसी बनाई जिसको हम एसडीआर बोलते हैं। आप लोग देखोगे 1 एसडीआर इंडियन रुपये में कितना है। ठीक है, कीमत क्या होती है उसकी। अब आइए न्यू लैंडिंग प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यू लैंडिंग प्रोग्राम क्यों लाया गया था? अब मुद्दा ये आता है, देखिए 1973 के तेल संकट के दौरान 1973 और 77 के बीच, 73 और 77 का जो दौर था उस बीच में तेल आयात, जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता था, उसमें तेल आयात करने में 100 विकासशील देश, कितने? 100 डेवलपिंग कंट्रीज के विदेशी ऋण में 150% की वृद्धि हो जाती है, और जिसके आगे दुनिया भर में अस्थायी विनिमय दरों को लागू करना कठिन बना दिया। अब हुआ ये कि आईएमएफ ने वर्ष 1974 और 76 के दौरान में एक न्यू लैंडिंग प्रोग्राम लेके आया, जिसे हम तेल सुविधा या ऑयल फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर? देखिए, तेल आयातक राष्ट्रों एवं अन्य उधारदाताओं, लेंडर्स जो होते हैं, उनके द्वारा ये वित्त पोषित है। इसकी सुविधा, इसके लाभार्थी कौन होते हैं? ये देखिए, ऐसे देश जो कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण सफर कर रहे हैं, व्यापार संतुलन बनाए रखने की समस्या से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, वो इसके लाभार्थी होते हैं। सिंपल। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कुछ प्रकाशन भी किए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये जो इसके द्वारा प्रकाशन होते हैं। ठीक है, आईएमएफ के सबसे ज्यादा उधार किसको दिया है ये भी जान लेते हैं। नंबर 1 पे है अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूक्रेन, सेकंड इज इजिप्ट, थर्ड वन इज यूक्रेन, एंड देन पाकिस्तान। अब ये अग्रणी कौन है? प्रिकॉशनरी लोन में कौन है अग्रणी? ये है मैक्सिको, एंड सेकंड वन इज चिली। तो ये था आईएमएफ, और इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।